पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। पुरुलिया से लौटते वक्त शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं हमले के और पुलिस के सामने इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझ पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने चंद्रकोना थाने में धरना भी दिया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब कैसे यहां पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया था। आपको बता दें कि पुलिस के सामने कहीं ना कहीं धरने पर बैठ गए शुभेंदु अधिकारी। चंद्रकोना थाने पर धरना देते हुए नजर आए और पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला, उनकी कार पर दरअसल ये हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसे में टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने उसके पहले सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। बाद में झंडा लेकर कुछ लोग यहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए और उसके बाद थाने का रुख करते हुए नजर आए हैं शुभेंदु अधिकारी और 5 घंटे तक वो धरने पर ही बैठे रहे और टीएमसी पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। बता दें आपको कि पुरुलिया में वो एक कार्यक्रम अटेंड करने के लिए गए थे और वहीं से उनके जो गाड़ियों का काफिला है वो वापस आ रहा था। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर बड़े आरोप लगाए हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर यह अटैक किया है। ममता पुलिस और गुंडा इनका मिला भगत। स्टेट का पुलिस मिनिस्टर खुद क्रिमिनल है, ईडी के ऊपर हमला करता है, फाइल चोरी करता है। उनका आदमी तो गुंडा ही होगा। इसको सबक सिखाने का काम बंगाल का आम जनता करेगा। 6 घंटा तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। 2 बज गया है, मिडनाइट होकर अभी डॉन होने वाला है, सुबह होने वाला है। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगा। तो पूरा मामला आपको हम बता दें। पश्चिमी मेदिनीपुर में काफिले पर हमला हुआ। इस काफिले में शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। पुरुलिया में कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद वो वापस लौट रहे थे और तभी उन पर यह हमला हुआ है। चंद्रकोना रोड पर शुभेंदु अधिकारी पर यह हमला हुआ, उनकी कार पर हमला हुआ, जिसके बाद से जो ये सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10 से 12 लोगों ने कार पर हमला कर दिया। 10 से 12 लोगों पर यह हमले का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है और कहा है कि ममता और उनकी पुलिस के द्वारा और उनके गुंडों के द्वारा ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से हमला करवाया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। रात को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट साझा किया था और वो लगभग आधी रात तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी थाने पहुंचते हैं। वहां पर वो 5 घंटे तक थाने में ही धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी, न्याय मिलना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। महंगाई, आर्थिक बदहाली के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है और खामनेई के विरोध में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और ईरान के कई शहरों में जारी है जन आंदोलन। अकेले तेहरान की बात करें तो अब तक यहां पर आपको बता दें कि 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। महंगाई, आर्थिक बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार लोगों का जारी है। खामनेई के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पिछले महीने दिसंबर 2025 से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और धीरे धीरे कर तमाम शहरों में ये जो आग है वो फैलती जा रही है विरोध प्रदर्शनों की। खामनेई सरकार के खिलाफ यहां लोगों का गुस्सा फूटा है। महंगाई लगातार अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती और मुद्रा संकट गहराता हुआ और इसी वजह से ईरान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यही लोग चाहते हैं कि खामनेई सत्ता से हटे और रजा पहलवी के समर्थन में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में आज प्रदर्शन का 14वां दिन है। 14 दिन हो गए हैं लगातार ईरान इस वक्त विरोध की, आक्रोश की आग में जल रहा है। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा यहां पर भड़क चुका है कि सरकारी जो इमारतें हैं उसको भी लोगों ने आग के हवाले किया। कल की तस्वीरें सामने आई थी जब बैंक को भी आग के हवाले यहां पर कर दिया गया था। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। लेकिन यहां पर प्रदर्शनकारियों को भी गोली मारी जा रही है। यह भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया था और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है।
ऐसे में अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो फिर ईरान पर अमेरिका कार्रवाई करेगा, बड़ा हमला करेगा। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ तेहरान में ही 200 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच ट्रंप का पोस्ट भी सामने आया है। कहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि आजादी, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और उसके लिए अमेरिका मदद के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसमें हस्तक्षेप करते हुए बयान दे रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है और वो लगातार अपनी बातों को दोहरा भी रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। तो लगातार चाहे अपने बयानों को लेकर हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हो, वो ईरान में जो मौजूदा स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को अगर मारा गया तो वो फिर ईरान पर भी हमला करेंगे, ईरान पर भी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, ईरान में पिछले 14 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। खामेनेई के खिलाफ यहां पर खुली बगावत का ऐलान कर चुकी जनता अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। सड़क से लेकर गलियों में खामेनेई के लिए जो गुस्सा है लोगों का बढ़ता जा रहा है। ना तो प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार हैं और यहां पर विद्रोह की चिंगारी ज्वाला बन चुकी है, जिसकी आग में पूरा ईरान धधक रहा है। तेहरान में अल रसूल मस्जिद को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। सिर्फ तेहरान ही नहीं, कराची की सरकारी बिल्डिंग्स भी बवालियों के बवाल से बच नहीं पाई। ईरान के कई शहरों में रात भर हंगामा होता रहा। खबरें तो यहां तक की हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। तेहरान की सड़कों पर न कोई सरकारी संपत्ति बची है और न ही गाड़ियां। जो हाथ से लगा उसे फूंक दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में हैं कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में देश का राष्ट्रीय झंडा तक फाड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। ईरान के शहरों में इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी आर पार के मूड में बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तेहरान में ही मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 217 तक पहुंच चुकी है। फिलहाल ईरान में हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। विरोध की आवाज कब थमेगी, फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो देखिए, ईरान में यहां पर विद्रोह की जो आग है वो अलग अलग शहरों में फैल चुकी है। 180 शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और 31 प्रांतों में विरोध की जो आग है वो फैल चुकी है। धीरे धीरे कर लगभग सभी प्रांतों में इस वक्त ईरान में लोगों का गुस्सा फूटा है। खामेनेई सत्ता के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन लोगों का चल रहा है। 512 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लंदन दूतावास में भी झंडा बदल दिया गया है। देखिए, इसका असर दूसरे देशों में भी दिख रहा है और लंदन दूतावास में भी झंडे को बदल दिया गया। तेहरान में सड़कों पर भयंकर आगजनी हुई है। लोगों ने नई क्रांति का नाम दिया है। तो देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसक कार्रवाई पर अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की नजरें भी टेढ़ी हो गई हैं। ताजा हालातों पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरानी सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को वहीं मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, इधर क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक बार फिर अपने एक्सपोस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईरान के सड़कों पर आने का आह्वान किया है। इससे पहले अपने एक वीडियो संदेश में राजा पहलवी प्रदर्शनकारियों को बहादुर बताकर लड़ाई और तेज करने को कहा था। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। आज दौरे का दूसरा दिन है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे और सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। पीएम एक जनसभा को भी संबोधित आज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज राजकोट भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और जब वो कल शाम को पहुंचे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे और सोमेश्वर महादेव की महाआरती उन्होंने की है। यहां पर 72 घंटे चलने वाले ओमकार जाप में शामिल होकर ओमकार जाप भी उन्होंने किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ड्रोन शो भी देखा है, जिसमें 3000 ड्रोन से सोमनाथ गाथा प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपना जो अनुभव है वो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ आकर वो धन्य महसूस कर रही हैं। हमारी सभ्यतागत साहस का गौरवपूर्ण प्रतीक है ये। साथ ही रोड शो के दौरान पीएम को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ भी मौजूद रही जब कल प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे। तो किस प्रकार से अद्भुत नजारा यहां पर ड्रोन के जरिए भी देखने को मिला वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में आज प्रधानमंत्री हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज का क्या कुछ शेड्यूल है, कार्यक्रम है, वो हम आपको बता दें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री आज हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे और दूसरी तरफ हम आपको कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपके सामने। सोमनाथ में जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे, सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। उसके बाद राजकोट और अहमदाबाद भी जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 के बचे हुए हिस्से का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो आज का ये उनका पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कल के कार्यक्रम की आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ पहुंचे हैं और राजकोट पहले पहुंचे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोमनाथ वो पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रोड शो भी किया। आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं सोमनाथ। 72 घंटे चलने वाले ओमकार जाप में भी शामिल होकर उन्होंने ओम जाप भी किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ड्रोन शो भी देखा। वो भी आपके सामने है। किस प्रकार से खूबसूरत तस्वीरें सोमनाथ मंदिर की और पूरे परिसर की सामने आई है। आज अहमदाबाद में भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लेकिन पूजा से पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ पहुंचते ही शाम के वक्त भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए हजारों लोग आए थे। रात हुई तो पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी का स्वागत करने आए थे। पीएम मोदी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों के बीच से होते हुए सोमनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सोमनाथ मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने नंदी के दर्शन किए। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद पुजारी ने पीएम मोदी के ललाट पर टीका लगाया। उसके बाद पीएम मोदी ओंकार मंत्र जप में शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में ओंकार साधना की। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मंत्र का जाप करते दिखे। सतरंगी लाइट से जगमग सोमनाथ मंदिर के इस दिव्य माहौल में 72 घंटों तक ओंकार साधना से माहौल भक्तिमय हो गया है। तो सोमनाथ पहुंचने पर पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया। सोमनाथ मंदिर में 72 घंटे तक चलने वाले ओम मंत्र जाप में हिस्सा भी लिया और उसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ने की। इसके बारे में आपको तमाम जानकारी हम देंगे और अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं केरल दौरे की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं। एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह केरल चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। नितिन नबीन भी दक्षिण राज्यों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में नितिन नबीन के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है और अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। तो ऐसे में केरल पहुंचेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और केरला चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। तो वहीं देखिए नितिन नबीन भी दक्षिण राज्यों को साधने में जुटे हुए हैं और उनके तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है।
अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे नितिन नवीन और संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं से भी चर्चा होनी है। तो मिशन दक्षिण के लिए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर नितिन नवीन हो, लगातार जुटे हुए हैं। केरल दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, तो वहीं तमिलनाडु के दौरे पर हैं नितिन नवीन। आज दौरे का दूसरा दिन है और आज उनके जो बैठक है उसका दौर लगातार जारी रहेगा, मंथन चलता रहेगा। केरला में अगर अमित शाह की बात करें तो चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे और एनडीए के जो तमाम नेता केरल में मौजूद हैं उनके साथ बातचीत होगी। अलग अलग विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। ऐसे में ये दोनों ही दौरे, चाहे नितिन नवीन के दौरा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा हो, बेहद जरूरी मिशन दक्षिण के लिए। तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है और अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे नितिन नवीन। संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और लगातार जब से नितिन नवीन ने कमान संभाली है तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दक्षिण के मिशन के लिए जुटे हुए हैं। आज महिलाओं ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को या एनडीए की सरकार को आशीर्वाद दिया है, उसके कारण हम बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के सभी जगह पे महिलाओं का आशीर्वाद पूरी तरह से एनडीए को मिला है। और हम तमिलनाडु में भी यहाँ पर बैठे हुए अपनी सभी माता बहनों से कहेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए हम पूरी तरह से इस रणभूमि में भाजपा और एनडीए की सरकार के लिए आगे बढ़े। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रील बनाने का खुमार सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब नेताजी भी रील के लपेटे में आ गए। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया है, देखिए। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाकर खुलेआम स्टंट कर रहे नेताजी ने न अपनी जान की परवाह की और न ही जनता की। गाड़ी की खिड़की से आधे लटके नेताजी पूरे रास्ते भर फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाते नजर आए। बीजेपी नेता की ठसक का अंदाजा आप समर्थकों से भी लगा सकते हैं, जिन्होंने सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न ही सिर्फ हेलमेट लगाया, बाकायदा बाइक पर उचक उचक कर नेताजी के रील वाले वीडियो बनाए वो अलग। मामला मुरादाबाद हाईवे का है। सड़क पर कई बार लंबा जाम भी लगा, लेकिन नेताजी का रसूख ऐसा था कि लोगों ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां के त्रिलोकपुर इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बमुश्किल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काफी सकरा इलाका है त्रिलोकपुर का ये, और इस इलाके में एक घर में भीषण आग लगी थी। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बमुश्किल फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है, क्योंकि बेहद सकरा इलाका और इसी वजह से गाड़ियों को अंदर जाने में समस्या का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर लगातार जो लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड बंद के ऐलान पर अब संगठन भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। बंद के समर्थन से पीछे हट गया है व्यापारी संगठन, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई जांच के बाद व्यापारी संगठन दरअसल ये फैसला लिया है क्योंकि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लगातार लोगों की यही मांग थी कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब सीबीआई जांच की सरकार ने ही सिफारिश कर दी है तो ऐसे में व्यापारी संगठन ने अपना फैसला बदल लिया है। संगठनों के बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस हालांकि सतर्क है, क्योंकि आह्वान बंद का किया गया। ऐसे में संगठन 2 धड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बंद के ऐलान को लेकर कई स्थानों पर पुलिस की तैनाती है। लोगों से भड़काऊ पोस्ट ना करने की अपील भी की जा रही है। शांति बनाए रखने का आह्वान भी यहां पर लोगों से किया जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां पर भीषण कोहरे का कहर देखने को मिला और एक खड़े हुए ट्रक से कई वाहन टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाहनों में सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना के बख्तियारपुर की यह घटना बताई जा रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार देखिए, इस वक्त उत्तर भारत में कोहरे का और शीतलहर का सितम जारी है। ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रास्तों पर बेहद कम हो गई है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि एहतियात बरतते हुए ही सड़कों पर गाड़ियां चलाएं। लेकिन देखिए, विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। और अब पटना में भीषण कोहरे का कहर देखने को मिला, जब एक खड़े हुए ट्रक से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाहनों में सवार कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
और आइए अब बात करेंगे हरियाणा के नूह की। यहां से भी एक सड़क हादसे का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें हादसे के तुरंत बाद युवक खड़ा हो जाता है और फिर अपनी बाइक की ओर जाने लगा, जबकि हादसा दिल दहला देने वाला सामने आया है। देखिए तस्वीरें। तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क पर फिसल गई और करीब 100 फीट तक घसीटते हुए गई। 8 सेकंड का वीडियो डराने वाला है, लेकिन इस हादसे में चमत्कार हो गया। जिस रफ्तार से बाइक सड़क पर गिरी, ऐसे में युवक को गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइक गिरने के बाद युवक कुछ दूरी तक बाइक के साथ घसीटते हुए गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों अलग हो गए। बाइक तेजी से आगे चली गई और युवक पीछे छूट गया। हादसे के बाद वो तुरंत खड़ा हो गया और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे मामूली चोट आई थी। ये वीडियो 8 जनवरी का है। नूह मेवात के छारोड़ा गांव के बस स्टैंड के पास युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से सड़क पर गिर गया। बताया जा रहा है कि बाइक के ब्रेक में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें कोलंबिया से, जहां के बोयाका में चार्टर विमान क्रैश हो गया है। विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। गायक जिमेनेज की भी हादसे में मौत हो गई है। जिमेनेज और 5 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। उड़ान भरते ही खेत में यह विमान जाकर क्रैश हो जाता है। बड़ी जानकारी मिल रही है कोलंबिया से, जहां के बोयाका में एक चार्टर विमान क्रैश हो गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने। जैसे ही क्रैश होता है, इस विमान में आग लग गई और फिर इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुखद बात, विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। जो सभी 6 लोग इस विमान में सवार थे, उनकी मौत हो गई है। इस विमान में बताया जा रहा है कि गायक जिमेनेज भी सवार थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई। जिमेनेज के साथ साथ 5 क्रू मेंबर्स भी इस विमान में थे, जिनकी मौत की जानकारी मिल रही है। सभी 6 जो इसमें लोग सवार थे, उनकी जान चली गई। उड़ान भरते ही खेत में यह विमान जा गिरा। हालांकि अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां पर यह जो पूरा टेक्निकल फॉल्ट है वो आया, क्योंकि जैसे ही इस विमान ने उड़ान भरी, वैसे ही अनियंत्रित होकर ये एक खेत में जा गिरा। वहां पर क्रैश हो गया, अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके को फिलहाल सील बंद कर दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कन्नौज के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई थी। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कार पूरी तरह से बिखर गई, तो वहीं लोहे की मजबूत रेलिंग भी टूट गई। जोरदार टक्कर की वजह से कार में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में करने की कोशिश की। थोड़ी देर में आग तो काबू हो गई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यह हादसा कन्नौज जिले के वीरभान नगला इलाके के पास हुआ। प्रयागराज नंबर की कार लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी। उसमें 3 युवक सवार थे। हादसे के बाद तीनों चलती कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुसलमान राग छेड़ा है। जी हां, केंद्र सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, कहना है ओवैसी का। साथ ही कहा है उन्होंने कि मुसलमानों को आतंकवादी, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया है। मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी नागपुर में मौजूद थे, जहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। कहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है केंद्र सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आतंकवादी और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया है। मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया और आज जो जुल्म हो रहा है, जो निशाने पर मुसलमान को रख दिया गया, एक नफरत का बाजार आम कर दिया गया। हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारी खुशियों की कोई हमारे को मौका नहीं मिलता। हर तरफ या तो बांग्लादेशी हैं, या तो फिर आतंकवादी हैं, या तो फिर फुला हैं। आखिरी इस दौर का खात्मा उसी वक्त होगा जब भारत के मुसलमान अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप अगर यही समझेंगे नहीं ये आएगा वो पार्टी, कोई किसी को आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वोट से है। वोट हासिल हो गया, उसके बाद खामोश, रफ्फू चक्कर, कोई पलट के पूछना नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है बड़ा बयान। कहा है कि हिंदुओं में फूट के कारण पराजय होती है। साथ ही कहा कि आसुरी शक्तियां हमें मिटाने में लगी हुई है। एकजुट रहें तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी और 20 से 30 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। मोहन भागवत ने ये बड़ी बातों का जिक्र किया है। कहा है कि हिंदुओं में फूट के कारण ही अपराजय हुई है, पराजय होती है और ऐसे में आसुरी शक्तियां हमें मिटाने में लगी हुई हैं। एकजुट रहें तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी। हिंदू समाज
कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई, और कोई नहीं। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना का आज घोषणा पत्र जारी होगा। आज दोनों पार्टी का साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे बाल गंधर्व हॉल में कार्यक्रम होगा, जिसमें घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि अभी तक घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं और उसके पहले घोषणा पत्र जारी नहीं करने को लेकर बीजेपी शिवसेना पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे थे, खासतौर से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तरफ से। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी शिवसेना का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो जाएगा। आज दोनों पार्टियों का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। आपको बता दें कि दोनों पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ रही हैं बीएमसी के, और आज सुबह 11:30 बजे बाल गंधर्व हॉल में कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीवर चौक होने और गंदे पानी से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है और पानी का बिल वसूलने पहुंचे कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जब पिएगा पानी कोई खत्म हो जाएगा तभी अधिकारी आएंगे चेक करने के लिए। सीवर के पानी घर के अंदर घुसे जा रहे हैं। हंगामे और बहते सीवर का ये वीडियो राजधानी के जलकल विभाग जोन 7 का है। दीनदयालपुरम मायावती कॉलोनी में ऐसे ही गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि पानी के टैक्स के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन न तो सीवर की सफाई की जाती है और न ही पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अपनी बात सुनाने के लिए नाराज लोगों ने काफी देर तक पानी का बिल वसूलने गए कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। वहीं मेरठ के कपसाड़ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस अब हत्या और अपहरण की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई है। पिछले 2 दिन से मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस 10 टीमें बनाकर हत्या के आरोपी पारस सोम और लापता लड़की की तलाश में जुटी रही और बड़ी मशक्कत के बाद आखिर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूरे मामले के बारे में पूछताछ कर रही है, तो वहीं लड़की के बयान को दर्ज कराने के लिए कभी भी कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी।